Okay, so we are live. Agal, are you ready now? Yeah, of course. तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में तो आप जानते ही हैं, तो मुझे लगता है कि आप उसको रखें तो मच बेटर फील जाएगा ऑडियंस के लिए हमारी। आज का विषय वही एजुकेशन, शिक्षा, और शिक्षा के विभिन्न आयामों को छूते हुए हम लोग प्रयास करेंगे कि एक ऐसे रास्ते पर चला जाए जो संभावी हो, जिसमें कुछ हल हो और जो तार्किक हो। ठीक बात है। देखिए, मेरे ना एज अ यंगस्टर, एज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम, है ना, कुछ सवाल हैं। और जो मुझे लगता है कि क्योंकि आपने इतना अच्छा टाइम एजुकेशन सिस्टम पे इस टेबल के इस साइड पे बैठ के दिया है, तो उसके कुछ आंसर्स, कुछ अपॉर्चुनिटीज आप मुझे बेटर बता पाएंगे। Yes. तो बट उसके पहले ना, मतलब मैं हमारे व्यूअर्स को भी, ताकि आपके क्रेडेंशियल्स उनको क्लियर रहें, तो आपकी एक छोटी सी लाइफ हिस्ट्री के बारे में कि आप कौन है, क्यों आप इसको बोलने के लिए, और आपके अथॉरिटेटिव आंसर्स को जस्टिफाई करने के लिए पीछे के क्रेडेंशियल्स, उन Right. सबको हम सामने देखें। जैसा कि आपने कहा कि टेबल के इस तरफ बैठने वाले लोगों में मैं रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। 35 ईयर से ज़्यादा का अनुभव शिक्षक के नाते और प्राचार्य के नाते मेरा रहा है स्कूली शिक्षा में, और इस दौरान विभिन्न तरह के अनुभव हुए। उदाहरण के लिए मैं सरकारी स्कूलों में भी रहा और प्राइवेट में भी रहा, बोर्डिंग में भी रहा, नॉन बोर्डिंग में भी रहा, डे स्कूल भी रहा, और उसके अलावा अन्य तरह के स्कूलों में भी रहा, साथ ही कोएड और नॉन कोएड स्कूलों में। परिणाम ये हुआ कि एक तरीके से मैं उसको समग्र रूप से जो स्कूल के अंदर की जो शिक्षा है उसको समझने के प्रयास करने में कुछ हद तक सफल रहा। क्या शायद यही अनुभव बहुत के बढ़िया। कारण आपने मुझे बिल्कुल, क्योंकि देखिए, मैं आप लोगों को भी ना एज एन ऑडियंस ये बताना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे ऑफ स्टेज केमिस्ट्री को नहीं जानते, तो इवन दो ये मेरी से एज में ऑलमोस्ट डबल होंगे, आई थिंक ऑलमोस्ट डबल बोलना ठीक रहेगा। यू आर 67, Yes, 68, 65. 65 एंड आई एम 32, सो ऑलमोस्ट जस्ट डबल। उसके बाद भी हमारे जो टर्म्स हैं वो फ्रेंडली हैं रादर देन एन ऑथोक्रेटिक, या Of course. एंड इनफैक्ट आई वुड स्टिल कॉल हिम अंकल रादर देन सर। तो हम उस बिहेवियर के कारण भी और उस रिलेशनशिप के कारण भी एक अलग तरीके से भी इस पे बात कर पाएंगे। सो अंकल जी, मैं ना आप पे कुछ सवाल दागूंगा एजुकेशन सिस्टम को, Yes. और आपको बेसिकली डिफेंड करना है एजुकेशन सिस्टम को। Okay. तो एक तरीका है ऐसा, और दूसरा तरीका है कि हम साथ में मिलके डिस्कस करते हुए एजुकेशन सिस्टम की शॉर्टकमिंग्स को डिस्कस करके आगे बढ़े। विच ऑफ द टू फॉर्मेट्स वुड यू लाइक? I think both formats have its own significance and importance. लेकिन हाँ, जहाँ तक एजुकेशन की बात है उसमें आपने कहा कि एक तरीका है कि मैं डिफेंड कर जी बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम को डिफेंड करूं। बिल्कुल। निश्चित रूप से वर्तमान शिक्षा पद्धति में बहुत सी अच्छाइयां हैं जिसको डिफेंड किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ ऐसे गहन पहलू हैं जो अनदेखे हो गए हैं या अनजाने में ही वो शिक्षा को उस रूप में नहीं देख रहे हैं जिस रूप में देखा जाना चाहिए। तो we can have either of the two choice. It's yours. The ball is in your court and you decide. ओके, तो लेट मी डू वन थिंग। मैं एक आरोप लगाता हूँ बिल्कुल। शिक्षा के पूरे सिस्टम पे, ठीक। है ना। मेरे नज़र में एक व्यक्ति है जिनको एजुकेशन सिस्टम ने टॉप अकोलेट्स दिए। टॉप अकोलेट्स का मतलब होता है हर तरह के सर्टिफिकेट्स जो हम देते हैं, तो डिबेट्स में, क्विजेस में, कॉम्पिटिशन्स में, बाकी सब जगह पे काफ़ी अच्छे जो एक्कोलेट्स वो होते हैं। तो उनके पास लेट्स से 100 सर्टिफिकेट्स का कुछ एक वो होगा, एंड टॉप ऑफ द लाइन एजुकेशन, टॉप ऑफ द लाइन स्कूल में, इन पब्लिक स्कूल which has got good fields and this and that and one of the most renowned schools in India। वहाँ से पूरी एजुकेशन करने के बाद, एक अच्छे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अबाउंडेंस के इंजीनियरिंग को वो करने के बाद, डॉक्टर्स ने, मेडिकल डॉक्टर्स ने उन्हें सर्टिफाई किया कि वो साइकोटिक हैं। तो एक इतना हाईली एजुकेटेड व्यक्ति और साइकोटिक हो जाए, इन दोनों के बीच में लिंक ऐसा लगता है कि ये शिक्षा की गलती है कि ये डॉक्टर्स की गलती है। मेरे विचार से इसके लिए कोई सिंगल फैक्टर को दोष नहीं दिया जा सकता।
ओके तो कारण ये है कि किस स्तर पर, किस स्टेज पर आकर जी उसमें ये बीमारी आई है जिसे इसको साइकोटिक कहा गया। ये राइट बात जानना जरूरी है। इतना तो तय है कि वह बच्चा सतत रूप से एक विद्यार्थी के नाते बहुत अच्छा करते रहा, तभी वह जाकर डॉक्टर भी बना। यानी आपने सॉरी वो डॉक्टर नहीं था, वो बना इंजीनियर। इंजीनियर जी तो इंजीनियरिंग भी करना स्वयं में एक बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल हो सकता है कि वो कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज में इतने ज्यादा रम जाते हैं कुछ लोग, इतनी गहराई तक चले जाते हैं कि उनका जो मेंटल बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, कहीं पर शायद थोड़ा। बहुत तो बढ़िया आई वोंट पॉइंट आउट दैट a single factor can be a cause a blame or Right. can be a blame, number one. number two, इसके लिए मैं शिक्षा पद्धति को भी दोष नहीं दूंगा, क्योंकि ये Okay. पद्धति की बात नहीं है। ये किसी स्तर पर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक कारणों से, बहुत से कारण। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो इस कंडीशन में मैं इस डिस्कशन के लिए ये डिफाइन करना चाहूँगा कि एक बार हम शिक्षा की परिभाषा का थोड़ा सा लाज करते हैं। देखिए, एक बच्चा जो है सिर्फ स्कूल फॉर्मल एजुकेशन में जा रहा है ऐसा नहीं है। वो अपने घर में, एक माहौल में, एक समाज में, एक तरह का मीडिया वो देखता है, एक तरह के टीवी चैनल्स वो देखता है, एक तरह के ऑडियोज वो सुनता है। अलग अलग तरह के लोगों के कांटेक्ट में आने से वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को देख पाता है। ये चीज़ को मुझे लगता है आप करेक्ट कर पाते हैं, राइट? तो जब मैं यहाँ पे शिक्षा की बात कर रहा हूँ तो मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ एक संपूर्ण लार्जर पर्सपेक्टिव, larger perspective, which includes the kind of movies that they are watching, the kind of people that they are following. उसके बाद भी देखिए, इनको ना मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम डिस्ट्रैक्शंस बोलता है। अगर हम देखें, जैसे जो लोग कोटा में जाके स्टडी करते हैं तो उनके लिए ये सारी चीजें, सिगरेट पीना या ये सब करना, ये डिस्ट्रैक्शंस हम काफी करते हैं। तो उस कंडीशन में, लेकिन अब अगर हम पूरी शिक्षा में देखें तो वहीं पे ऐसी मूवीज भी बनती है। जैसे एक मूवी आई थी एनिमल, आपने देखा होगा। तो वहां पे वो जो हीरो है वो बिल्कुल फुल उसमें करके, एंड देन ही इट इज शोन स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, एंड येट वो स्मोक करता हुआ दिखा रहा है। तो एक छोटा सा बच्चा जो है वो तो यही मान के चलेगा कि हाँ, मुझे तो हीरो बनना है ना, नो वन वांट्स टू बी अ विलन। तो मैं जब एक शिक्षा की परिभाषा की बात कर रहा हूँ, मैं इस पूरे वाइडर कंटेक्स्ट को रखना चाह रहा हूँ इस डिस्कशन के लिए। क्या ये आपको ठीक लगता है? शिक्षा तो वही है जो होलिस्टिक हो, बढ़िया, जिसको आपने वाइडर पर्सपेक्टिव में देखने की बात की है। और एक शब्द आपने यूज किया, फॉर्मल एजुकेशन। जी किसी जमाने में फॉर्मल एजुकेशन ही एजुकेशन होता था जी, जब ये सारे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य जरिए नहीं थे। बिल्कुल तो समग्र शिक्षा जो थी वो स्कूल में होती थी, यानी जो 5 घंटे स्कूल में रहना वही शिक्षा हुई। और उसके बाद घर में संस्कार, जी दो चीजों से उसका जीवन। जी लेकिन समय के साथ साथ जो बदलाव आया है, जो क्रांति आई है, जी, उसमें ये बात तय है कि अब स्कूल शिक्षा का मात्र एक बहुत छोटा जरिया हो गया। पहले स्कूल लीडर होता था पढ़ाई में, अब स्कूल फॉलोअर हो गया। पर क्या अभी भी स्कूल लीडर नहीं है? देखिए फाइनली जो करिकुलम है वो करिकुलम या एज वाइज बच्चे का क्या डेवलपमेंट होगा। जैसे मेरी ऑडियंस भी जानती ही होंगी, नहीं जानती होंगी तो मैं आपको फिर से बता दूं। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका नाम है धी एंड धृति। और आज हम एजुकेशन की बात भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एज अ कंसर्न्ड पेरेंट मेरे पास एजुकेशन सिस्टम को लेके कुछ क्वेश्चंस है कि क्या मैं इस एजुकेशन सिस्टम में अपने बच्चों को डाल सकता हूँ, सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम में। और इसलिए मैंने वो केस भी आपके सामने रखा जो वैसा वाला हुआ है ना। इंजीनियर, तो आप बेसिकली मुझे ये कन्विंस कर सकते हैं क्या कि मैं अपने बच्चों को इस करंट एजुकेशन सिस्टम में डालूं, और अगर नहीं तो फिर मुझे अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए एज अ पेरेंट? ये मेरा क्वेश्चन है एज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड पर्सनालिटीज इन द एजुकेशन फील्ड। मैं इसको तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना तय है कि स्कूली शिक्षा, जिसके लिए आपने करिकुलम शब्द का उपयोग किया, वह करिकुलम बेस्ड एजुकेशन अब 100% शिक्षा का मात्र 20% रहे। 20%? उससे ज़्यादा मैं नहीं मानता, क्योंकि वो एक करिकुलम के लिए तैयार कराती है। उसने यदि 100 बातें पढ़ी हैं तो 10 बातों में उसका टेस्ट होता है जी, और उसके आधार पर परीक्षा होती है। आज आप देखेंगे बच्चों को 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चों को क्या नहीं मालूम, वो सब कुछ मालूम है जो उनके सिलेबस में नहीं, जो सिलेबस में नहीं है। हाँ, तो मालूम हुआ
वो कहाँ और शायद हमसे ज़्यादा मालूम है। मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूँ यदि, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं छोटी कक्षाओं में जिन्हें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऑटो पार्ट्स के बारे में और उसकी जो मैकेनिज्म है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी। अब क्या तो इसका मतलब है, बिल्कुल इसका मतलब है कि हम जो इसको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम बोलना चाह रहे हैं, जी हाँ, वो भी बड़ी पिक्चर का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा रह गया है। और छोटा होते जा रहा है धीरे धीरे, वही बात मैं प्रारंभ। तो अब एक तरह से अगर मान लीजिए मैं इस पॉडकास्ट को ही अपने कंटेक्स्ट में देखूं, हाँ, तो हम भी एक एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं जहां पे हो सकता है एक प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट हाँ, हमारी इस कॉन्वर्जेशन को लेके अपने लाइफ के डिसीजंस ले रहा हो, क्योंकि हमारी भी एक क्लास है। हाँ। क्या ऐसा कहना इसे ठीक रहेगा? क्यों नहीं, देखिए यदि हम ऐसा करते हैं, मैं वापस पहले इस मुद्दे पे जाता हूँ कि फॉर्मल एजुकेशन यदि बहुत थोड़ा है आज, पूरी शिक्षा का एक बहुत थोड़ा हिस्सा है, तो वह केवल उसकी परीक्षा को, उसकी एक स्तर को टेस्ट करने के लिए है। हाँ, तो अब वही जब स्टार्ट किया था तब आपने मेरे से बात की थी होलिस्टिक एजुकेशन की, पर हमारा जो करंट एग्जाम सिस्टम है वो सिर्फ उसके एक छोटे से को कर रहा है। तो किसी ह्यूमन का, देखिए फाइनली मैं एक ह्यूमन हूँ, आप एक ह्यूमन है, हमारे साथ रिकॉर्डिंग के लिए जो अभी भाई बैठे हुए हैं वो भी एक ह्यूमन है, राइट? तो ह्यूमन, और हर ह्यूमन को शिक्षा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो ह्यूमन होने के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डिफाइन करने होंगे, और उसको हमको ये चेक करना पड़ेगा कि शिक्षा के कारण वो कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे हुए कि नहीं हुए। ऑन अ फंडामेंटल लेवल, फिलोसॉफिकली मुझे लगता है दिस इज द ग्राउंड वी शुड बी स्टार्टिंग विथ। फॉर्मल एजुकेशन और होलिस्टिक एजुकेशन के अंतर को जी नैरो करने के लिए ही जी कुछ अन्य चीजें आवश्यक हैं। Okay. उदाहरण के लिए पेरेंट्स का रोल, उनकी भूमिका। पेरेंट्स का रोल, आज वो भूमिका दुर्भाग्य से बहुत कम होती जा रही है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, और ये सच्चाई है जी कि आज पालक उतना समय बच्चे की शिक्षा के लिए नहीं दे पा रहे हैं जो देना चाहिए था और देने की जरूरत है। मैं संस्कार की बात नहीं कर रहा हूँ, इन दोनों में बिल्कुल अंतर हमसे। ये आपने जो एक पॉइंट उठाया है, और ये काफी वेल नोन पॉइंट है कि पेरेंट्स जो हैं उनकी खुद के इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं कि वो बच्चों की शिक्षा में जो एक लेवल का समय देना चाहना है बिल्कुल वो नहीं दे पा रहे। उन्हें मेरे फादर का बिजनेस है, मदर के पास हम घर के कुछ टास्क हैं, बहुत से कारण, या दोनों वर्किंग हैं। इन एनी केस बच्चे के ऊपर जो फोकस है वो नहीं हट पा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि सबका असर उसकी होलिस्टिक एजुकेशन पे पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक बात। किस नजरिए से पेरेंट शिक्षा को देखता है। आज मेरा कहना है कि यदि हम मॉल ले जाते हैं बच्चे को, जी एक 10 साल का बच्चा, राइट, तो मॉल ले जाते हैं, बच्चा वहाँ पर वीडियो गेम खेलना चाहता है। बिल्कुल ठीक। अब जब खेलना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं कि वीडियो गेम खेले वहाँ पर, लेकिन उस खेल के दौरान क्या पालक उसको कुछ सिखा नहीं सकते कि कौन से रंग है इसमें, ये वीडियो गेम के वीडियो की स्पेलिंग क्या है? मुद्दा ये है, जैसे मान लीजिए अभी आपने जो बात की ना, तो मैं अभी इनको दो बिल्कुल अलग अलग कंटेक्स्ट जो मैं कह रहा था और जो मेरी इनिशियल वाली बात से मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। देखिए दो बातें हो रही हैं। एक, इसका शेप कैसा है, कलर कैसा है, एटलस का मैप क्या है। तो एजुकेशन सिस्टम का एक कंटेंट है जो बहुत ही फॉर्मल स्किल बेस्ड कंटेंट, बिल्कुल ये वही बात है ना, और एक कंटेंट है कि वो बच्चा अपने मम्मी पापा की बात मानेगा कि नहीं मानेगा, या वो उनकी बात मानेगा या उनकी बात सुनेगा, या वो सही काम करेगा या नहीं करेगा, या उसका मेंटल मेकअप कैसा रहेगा, उसकी लाइफ कैसी रहेगी। ये दोनों के बीच में डिस्कनेक्ट है। मतलब जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है वो स्किल्स वाले चीज़ों को तो एड्रेस करता है, पर जो ये जीने से जुड़े बाकी सारे आयाम है, भाई शादी भी वो करेगा, बच्चे भी होंगे, उन सब के लिए ट्रेनिंग भी होगी, एज अ कपल, एज अ पेरेंट, सब कुछ वो काम करेगा। तो वो सारी की सारी शिक्षा तो वैसे भी उसको बाहर से मिल रही है, पर उस शिक्षा के लिए क्या फॉर्मली हम उस पर कुछ काम कर सकते हैं? मैं इसकी बात करते हुए अब तुरंत दूसरी बात पे जाता हूँ। उदाहरण के लिए हॉबीज, इनकलकेशन ऑफ हॉबीज, जी, डांस, म्यूजिक, आर्ट, स्पोर्ट्स, ये सब जो विधाएं हैं, कलाएं हैं, इसके लिए पेरेंट को सजग रहना होगा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मेरा बच्चा स्कूल में स्कूली शिक्षा के बाद इन सबसे जुड़ा है कि नहीं। और जब वो उसके साथ कनेक्ट होता है ना, तो ये बात इसलिए जरूरी हो जाती है कहना कि वो इमोशनली भी कनेक्ट होता है पेरेंट्स के साथ। और ऐसी स्थिति आने पर ही बच्चे जो हैं वो माँ बाप के आदेशों को या उनकी बातों को मानने की स्थिति में।
ओके मैं आपको देखिए यहाँ पे इस चीज़ से मैं थोड़ा सा रुकूंगा और मैं उस इनिशियल वाले एग्जाम्पल पे आऊँगा जहाँ से मैंने चालू किया था, जो केस पे चालू किया था, है ना। अब जैसे वो जो बच्चा है, जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं, जिसे फाइनली साइकोसिस डायग्नोस किया मेडिकल सिस्टम ने, ठीक है। तो अब उसने भी ये सारे के सारे गेम्स खेले, उसके भी पेरेंट्स ने उसको बाकी सारी चीज़ें, और जैसे एक मम्मियाँ होती है ना जो सिखाती हैं कि ये देखो ये ए फॉर एप्पल है, बी फॉर वो है, कैमरे में देखते हुए, या ये इसको एप्पल बोलते हैं, वो सारी चीज़ें चलते रहती हैं। तो ये सब होने के बाद भी मतलब उनका स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में, इन सब चीज़ों में भी, पेंटिंग में, वोकल में, ये सब में इंटरेस्ट होने के बाद भी हैविंग ए दैट लाइफ कि ना मेरे को लाइफ कैसे जीनी है वर्सेस हैविंग ऑल द स्किल्स, ये दोनों के बीच का कनेक्शन पॉइंट नहीं मिला। स्ट्राइकिंग बैलेंस जो हाँ, वो स्ट्राइकिंग बैलेंस की जगह मुझे लगना चाहिए कि ये दोनों के दोनों आपस में दे शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट वन और द अदर। मतलब व्हाई शुड इट बी कि मैं या तो इसमें फर्स्ट आऊं या उसमें फर्स्ट आऊं, व्हाई नॉट बी कि मैं ओवरऑल में सक्सेसफुल हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? दिस इज नॉट आइदर और दिस इज आई वांट टू हैव बोथ। I want to have a good education, I want to have good skill set, I want to have a command over the language जिसमें मैं अलग अलग books पढ़ पाऊँ, and that is all needed. But at the same time, I need life skills. I want to know how to live the life. Where is education system telling us about that? मैं इस पे 2 लाइन बोलना चाहूंगा। Enough of science and art. Enough of science and art. जी, Close up those barren leaves. Come forth and bring with you a heart that watches and receives. my एक goodness. ऐसा दिल लाओ अपने सामने जो देख रहा हो, जो ऑब्जर्व। दोस्तों अगर आप ये देख रहे हो ना तो इस पे एक ये बहुत ज़ोरदार लाइक बनता है। ये परसेप्शन डेवलप करने की जरूरत है। मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप वो 2 लाइंस बोलें एंड यू एक्सप्लेन इट टू आवर व्यूअर्स Thank कि you. वेयर एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू से। Enough of science and art. Enough of science and art. Close up those barren leaves. Not only Close up those barren leaves. Wow. come forth Come forth and bring with you a heart and bring with you a heart. that watches and receives. वाह वाह। तो दोस्तों इसी के साथ ये वाले पॉडकास्ट को हम फिनिश करते हैं विद दैट नोट कि पहले ये साइंस और आर्ट पे से तो हम निपट लेंगे, ये हार्ट क्या चीज है और यहाँ पे इस ह्यूमन हार्ट को बोला क्या जा रहा है, ये हार्टनेस होती क्या है, बिल्कुल। ये इंसानियत, ये बीइंग अ ह्यूमन क्या होता है, इस पे और चर्चा करेंगे। तो शुक्ला सर हमारे साथ बने रहेंगे अगले पॉडकास्ट पे। अगले पॉडकास्ट के लिए बिल्कुल ध्यान करें, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, और इस हमारे पूरे जुड़े मुद्दों से आपके कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस रह गए हो तो प्लीज कमेंट पे आप पूछ सकते हैं एंड हम कोशिश करेंगे वही रिप्लाई कर दें, या नहीं तो अगले वीडियो में हम उन्हें एड्रेस कर लेंगे। तो पहला पॉडकास्ट मेरा और अंकल का साथ में, एंड प्रोबेबली मेरा भी पहला पॉडकास्ट। तो आप सभी को थैंक यू एंड मिलते हैं, बाय बाय।